हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ठीक है। आज से मैंने एक सीरीज़ चालू करने की स्टार्टिंग कोशिश की है, प्रयास किया है, जिसका नाम है सी टेट, है ना। तो सी टेट में मैथ्स का कुछ पोर्शन आता है, तो काफ़ी बच्चों के डाउट भी रहते हैं कि सर ये मैथ्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो इन सी टेट के हम मैथ्स के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना है, सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चन नहीं, कुछ पेडागोजी के क्वेश्चंस भी मैंने लिए हैं। तो चलो टाइम वेस्ट ना करके इनको सॉल्व करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विच विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लोज फिगर। तो पहले तो हम समझते हैं क्लोज फिगर क्या होता है। जैसे मैंने ये बंद कर दिया तो ये क्लोज फिगर है, ठीक है। और है ना, तो अगर ये क्लोज फिगर, हाँ ये क्या हो गया, ओपन फिगर, ठीक है। अच्छा, मैंने ये बनाया तो ये क्या हो जाएगा बेटा कि ये क्लोज्ड है, ठीक है। ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, पर डिफरेंस क्या है, अब डिफरेंस समझते हैं। ठीक है, एक वर्ड आता है इस फिगर में, जैसे कि सबसे पहला जो पार्ट होता है वो कर्व हम लोग पढ़ते हैं ना, तो कर्व में होता है ओपन कर्व और क्लोज्ड कर्व, ठीक है। तो ये फिर उसके बाद आता है पॉलीगन। क्या आता है, पॉलीगन। पॉलीगन को समझते हैं। पॉलीगन, पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन होता है एक क्लोज्ड फिगर, अ क्लोज्ड फिगर is made up of made up of with the help of with the help of line segment। लाइन सेगमेंट, जो बच्चे लाइन सेगमेंट की हेल्प से बने उसी को हम बोलते हैं पॉलीगन, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, पॉलीगन। पॉलीगन के पार्ट्स की बात करूं तो जैसे 3 साइड्स आ गए तो उसे हम बोलते हैं ट्राइंगल। जिसमें 4 साइड आती है उसे हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। जिसमें 5 साइड होती है उसे हम बोलते हैं पेंटागन, पेंटागन। जिसमें 6 साइड होती है उसे हम बोलते हैं हेक्सागन, हेक्सागन, ठीक है। फिर जिसमें 7 साइड हो उसे हम बोलते हैं बेटा हेप्टागन, हेप्टागन, ठीक है। 8 साइड हो उसे हम बोलते हैं ऑक्टागन, ठीक है। 9 साइड हो, 9, तो उसको बोलते हैं हम नैनागन, ठीक है। और 10 हो तो डेकागन, ठीक है। ये तो चीज़ें अलग हो गई, ठीक है, समझ आ गया। इतना ही जहाँ तक पूछते हैं 9 या 10 तक, बस डेकागन, ठीक है। अब चीज़ों को समझते हैं। जैसे पहला दिया गया लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होती है, जिसमें इनिशियल और फाइनल दोनों पॉइंट दिए गए, उसी को हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। रे क्या होता है, एक इनिशियल पॉइंट तो हो लेकिन लेकिन क्या ना हो, इनिशियल पॉइंट तो हो लेकिन इनिशियल पॉइंट दिया हो लेकिन एंडिंग पॉइंट ना हो, उसे हम बोलते हैं री, ठीक है। और लाइन क्या होती है, जो मैंने ये नीचे थर्ड पार्ट में बनाया उसे हम लाइन कहते हैं, जिसमें इनिशियल पॉइंट भी नहीं पता होता है और फाइनल पॉइंट भी नहीं पता होता है ना। और सी क्या गया, दिया गया है ट्राइंगल। तो ट्राइंगल को अगर मैं देखूं तो तीनों साइड से बंद होता है ना, तीनों साइड से क्लोज होता है, तो ये क्लोज फिगर हो गया। और ये तीनों कैसे हो गए, ओपन फिगर, ठीक है। द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ रूट 144। तो एक चीज समझ लो पहले तो कि स्क्वायर रूट जो है ना, एटलीस्ट 2 से लेके ना 40 तक याद होना चाहिए। स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, ठीक है। 40 तक स्क्वायर से याद होना चाहिए। अगर याद नहीं भी हो रहे ना तो एटलीस्ट 20 तक तो याद होना ही चाहिए, है ना। उससे कुछ होता कुछ नहीं है, बस ये है कि कुछ कैलकुलेशन जो होती है वो थोड़ी सी सिंपल हो जाती है, क्योंकि हमें वो चीज़ें करने में आसानी हो जाती है, ठीक है। आगे देखेंगे। लेकिन अगर मान लो इसको हमें याद नहीं है तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के हेल्प से भी कर सकते हैं। जैसे कि दिया है 144, इसको मैं कट करूँ, 2 से मैंने किया 7 एंड 2, फिर 2 से मैंने कैंसिलाइज किया 3 एंड 6, फिर 2 से मैंने कैंसिलाइज किया 1 और 18, फिर 2 से मैंने कैंसिलाइज किया 9, फिर 3 से कैंसिलाइज, 3 से कैंसिलाइज और 1, ठीक है। तो ये पेयर मैंने डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो आ गया 2 मल्टीप्लाई 3, तो इसका मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 4 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा, 12। तो करेक्ट ऑप्शन विल भी क्या हो जाएगा, सी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज, वैसे तो होता है 180 डिग्री, लेकिन हम समझते हैं। देखो अभी हमने पॉलीगन डिस्कस किया था, क्या किया था, पॉलीगन डिस्कस किया था। पॉलीगन होता क्या है, पॉलीगन होता क्या है, पॉलीगन में हमने एक चीज देखी थी कि पॉलीगन की इंटीरियर जैसे कि नंबर ऑफ साइड्स होती है ना, नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स में हमने
जितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं उसी के हिसाब से उसके एंगल्स निकलते हैं। जैसे कि मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ आपको, 180 और उसमें मैंने बोला n-2, ठीक है, n-2। तो ये अगर हम फॉर्मूला यूज करते हैं, इससे हमारा इंटीरियर एंगलों का सम निकल के आता है। क्या निकल के आता है? इंटीरियर एंगलों का सम, ठीक है। जैसे अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं तो 180 और ट्राइंगल के अंदर कितनी साइड्स होती हैं? 3, तो 3-2। तो अगर मैंने ये देखा 3-2 कितना हो गया? 180 माइनस 1, 3-2 किया तो 1 हो गया, इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 180 डिग्री, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? बी। अगर मान लीजिए मैंने बोला कि आपके सामने पेंटागन है, क्या है? पेंटागन है। तो पेंटागन जब होता है तो उस पेंटागन के अगर मैं इंटीरियर एंगलों का सम पूछूं तो कैसे निकालेंगे हम? 180, तो हम निकालेंगे 5-2, तो ये हो गया 180 और ये मैं माइनस करूंगा तो 3 हो गया, इसका मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 540 आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ आ रही होंगे। तो अगर हमें किसी भी इंटीरियर एंगलों के सम, है ना, कोई भी पॉलीगन दिया गया है, उस पॉलीगन के इंटीरियर एंगलों का सम अगर हमें फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है। एन क्या होता है यहाँ पे? नंबर ऑफ साइड्स। क्या होता है? नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। आई होप ये चीज समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंपल दिया गया है 3x = 27, 3x x = मैं क्या करूंगा? 27 डिवाइडेड बाई 3 से मैं इसको कैंसलाइज कर दूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 9। तो C इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है जिसमें लिखा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर। तो हमें प्राइम नंबर, पहले तो ये चीज समझना होगा कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। तो देखो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। देखो अगर मैं बात करूं तो हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स होना चाहिए? 2 फैक्टर्स होना चाहिए। जिसमें 2 फैक्टर्स होते हैं उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। जिसमें एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। जैसे आपने और डेफिनेशन देखी होगी, उसमें बोला जाता है 1 and itself। इसकी ये दूसरी डेफिनेशन है, itself, ठीक है। जैसे अगर मैंने देखा 9 किस नंबर से कट रहा है? मैंने बोला 1 से, 3 से, है ना, और 9 से, तो ये मोर देन 2 फैक्टर होगा। जब मोर देन 2 फैक्टर्स हो, क्या हो? मोर देन 2 फैक्टर्स, तो उसे हम बोलते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। क्या बोलेंगे बेटा? कंपोजिट नंबर, ठीक है। 15 भी क्या हो गया? मोर देन 2 फैक्टर्स है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है। 17 का अगर मैं देखूं तो 1 और 17 ही इसके फैक्टर्स होते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? सी। 21 भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये फिर से प्राइम नंबर से रिलेटेड आ गया। तो देखो 21 नहीं होता है, क्या 21 नहीं होगा? 27 भी नहीं होगा, 31 हो जाएगा, 39 भी नहीं होगा, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना, रेक्टेंगल देखा होगा सभी ने, ठीक है। इसमें अगर पैरामीटर की बात करें तो ये जो मैंने येलो लाइन से ड्रॉ किया है, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? ये जो लाइन दिख रही है इसी लाइन को हम बोलते हैं पैरामीटर, ठीक है। लेकिन यहाँ हमें सिर्फ क्या पूछा गया है? सिर्फ हमसे पूछा गया है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है फॉर्मूला भाई? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है? 12 और ब्रेथ कितनी है? 5। तो इसका मैं मल्टीप्लाई कर दूं, कितना होगा? 60। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25%। तो 25% परसेंटेज को हटाऊंगा तो डिनोमिनेटर में 100, ऑफ की जगह मैं क्या लगाऊंगा? मल्टीप्लाई, ठीक है, 480। 25 से ये कैंसिलाइज 4 टाइम्स, 4 से ये कैंसिलाइज 120, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। एक चीज ध्यान रखना है, ये मैं जो जितनी भी फास्ट तरीके से पढ़ा रहा हूँ, तो आप एक काम करना है, इस वीडियो को पहले पोस्ट करिए, फिर उसके बाद इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखें, है ना। तो अब मुझे क्या है, वीडियो इतना फास्ट इसलिए करना पड़ता है क्योंकि दिन में मैं थक जाता हूँ, है ना, स्कूल वगैरह भी जाना होता है, ट्यूशन भी पढ़ाना होता है, तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी हो जाए तो मैं फ्री हो जाऊँ, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज़ें समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, उस चीज़ को मैं दोबारा रिपीट कर सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा CDP उसे पेडागोजी से रिलेटेड। इस क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएटेड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट अपर प्राइमरी लेवल। अपर प्राइमरी लेवल में क्या होगा? तो देखें, मेमोराइजेशन ये बिल्कुल भी नहीं करना है। देखो, पेडागोजी करने से पहले आपको माइंड में एक चीज रहना चाहिए, सेट होना चाहिए
कि स्टूडेंट नेवर बी रॉन्ग, ठीक है, स्टूडेंट की फेवर की हमें बात करनी है, स्टूडेंट की फेवर की बात करनी है, नॉट टीचर्स के फेवर की, ठीक है। तो उस चीज को समझ के हमें सॉल्यूशन करना होता है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसमें ये देखिए कि बच्चे की फेवर की बात क्या हो रही है ना, तो आपका आंसर ऑलमोस्ट सही होगा, ठीक है। देखेंगे मेमोराइजेशन, याद कराना फॉर्मूलाज को, वो चीजें नहीं होगी। डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थिंकिंग बिल्कुल सही है, यही करेक्ट आंसर होगा। स्पीड इन कैलकुलेशन नहीं। ओनली वर्ड कभी भी दिखाई दे जाए तो पहले उनको तो क्रॉस मार ही दीजिए, ठीक है। ओनली वर्ड कभी भी यूज नहीं होना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ए मैथमेटिक्स टीचर शुड बी इनकरेज स्टूडेंट टू कॉपी सॉल्यूशन। हम अगर वो जो मैथमेटिक्स टीचर होता है वो इनकरेज कैसे करेगा स्टूडेंट को? तो कॉपी सॉल्यूशन नहीं, कॉपी सॉल्यूशन से नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। मेमोराइज ऑल आंसर्स नहीं, याद नहीं कराना है सारे क्वेश्चंस। अवॉइड मिस्टेक्स नहीं, उनके बच्चों के मिस्टेक्स को अवॉइड करता जाए, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। आस्क क्वेश्चंस एंड एक्सप्लोर आइडियाज, ठीक है। बच्चों से जितने ज्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे और उनके आइडियाज को समझेंगे कि वो कुछ कैसे नए नए क्वेश्चंस बनाते हैं। जैसे मैं भी अभी स्कूल लिंक में पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ मैंने अभी जैसे हाल ही में क्या हुआ, अभी बुक्स चेंज हुई हैं एनसीईआरटी की, है ना। तो उन बुक्स में बहुत अच्छी चीज़ें दी गई हैं, जैसे रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो मैंने एक बच्ची को मैं पढ़ाता हूँ, तो उस बच्ची से उसको मैंने क्वेश्चंस दिए थे, ठीक है, बुक से रिलेटेड। तो मैंने बोला कि बेटा अब तुम मेरे लिए क्वेश्चंस बनाओ। तो उसने, आप यकीन नहीं करेंगे, उसने इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाए और उसको सॉल्व करने में ना उसको भी इंटरेस्ट आने लगा कि हाँ सर कि मैथ्स बहुत अच्छा है, और क्वेश्चंस उसने बहुत अच्छे अच्छे बनाए, ठीक है। फिर मैंने भी उसको दिए, है ना। तो उससे क्या हुआ, उस बच्चे का मन और अच्छा हो गया, है ना। तो ऐसे ही कुछ अगर हमें पढ़ाना है, अगर टीचिंग करना है, अगर आपको प्रॉपर एक टीचर बनना है, तो ये चीज़ तो ध्यान रखना है कि बच्चे का इंटरेस्ट आ जाए, है ना। तो कोशिश यही करिए कि बच्चों को जितना ज़्यादा मैथ्स, जैसे मैं मैथ्स ही पढ़ाऊँगा, मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरे जो बच्चे हैं या मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो मैथ्स में बिल्कुल भी ये ना लगे उन्हें कि नहीं मैथ्स बेकार सब्जेक्ट है या बोरिंग सब्जेक्ट है, नहीं। तो उनको इंटरेस्ट दिलाने की कोशिश करता हूँ मैं भी, ठीक है। तो आप भी कोशिश करिए, और क्वेश्चंस में भी यही अटेम्प्ट करना है, ठीक है। आगे चलते हैं, ज़्यादा बातें ना करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन ए डाई। पहले डाई समझते हैं, डाई क्या होता है। डाइस में अगर हमने देखा होगा, है ना, जिसमें नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं भाई? प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं तो क्या होता है, नंबर वो फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, अपॉन टोटल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। अगर मैं देखूं डाइस में टोटल आउटकम्स कितने फाइंड आउट हो सकते हैं, तो 6 रिजल्टेंट है, ठीक है। अब इसमें बोला क्या गया है, इवन नंबर कौन कौन से होगा इसमें? अगर मैं इवन नंबर की बात करूं, इवन हो रहा है 2, ठीक है, 4 एंड 6, तो टोटल कितने होगा? ये हो गए 3, ठीक है। तो ये मैंने कैंसलाइज कर दिया, तो 1/2। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। देखिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड आने, और एक कॉइन है, सिर्फ एक कॉइन, तो मतलब कि उसमें या तो एक हेड आ सकता है या फिर एक टेल आ सकता है, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स होगा इसमें 2, टोटल आउटकम्स होगा 2। फेवरेबल कितना है? सिर्फ एक हेड आने की कोशिश, तो एक हेड आने की 1/2। करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द एचसीएफ, इस चीज को समझना है। एचसीएफ क्या होता क्या है? एचसीएफ को अगर मैं देखूं तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, कॉमन फैक्टर्स। अच्छा फैक्टर्स में अगर मैं बात करूं, जैसे 12 और 18 दिया गया है, तो एक तो सिंपल तरीका है कि ये दोनों किस नंबर से यूनिकली कट रहा है, तो सिर्फ 6 से। अगर मैं इसके फैक्टर्स की बात करूं तो ये कौन कौन सा नंबर होगा? 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, ठीक है, 6 से कट रहा है एंड 12 से कट रहा है, ठीक है। अब ये जो 18 है वो देखते हैं अगर हम, तो ये अगर मैंने देखा, हाँ सॉरी, इसमें एक 4 से और कट रहा है, ठीक है, 4 से भी कट रहा है, ठीक है। हाँ आगे देखते हैं 18 को मैंने देखा 1 से कट रहा है, ठीक है, 2 से कटा, 3 से कटा, ठीक है, 4 से नहीं कटेगा, है ना, 6 से कट रहा है, ठीक है, और फिर 7 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से कट रहा है, ठीक है, 10 11 12 से भी नहीं, सीधे फिर 18, ठीक है। अगर मैंने देखा तो इसके कॉमन मल्टीपल्स देखेंगे तो 1 2 3 और
और क्या हो रहा है 6, क्या हो रहा है 6। इसको मैं दूसरी लाइन से बनाता हूँ, ग्रीन 6, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है ना, क्या बोला गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। तो सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है 6, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 6। तो इस चीज ये कहना चाह रहा हूं मैं कुल मिला के कि इसमें हमें सिर्फ फैक्टर्स देखना होता है, ठीक, क्या देखना होता है फैक्टर्स। तो 6 एक ऐसा फैक्टर है जो इससे कट रहा है, दोनों नंबरों से कट रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आंसर हो गया 58। करेक्ट ऑप्शन विल बी पी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे एलसीएम। एलसीएम को बहुत अच्छे से समझना है। पहले तो ये समझिए ये होता क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसमें मल्टीपल्स की बात होगी, है ना। तो 12 को अगर मैं देखूं, 12 के जो मल्टीपल्स होते हैं वो क्या होगा, मैंने देखा कि 2 मल्टीप्लाई, है ना, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, ये होता है। 18 के अगर मैं मल्टीपल्स देखूं तो 18 के मल्टीपल्स देखेंगे तो क्या निकल के आएगा 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब इसके मैंने बात की एलसीएम की, तो एलसीएम में देखेंगे क्या है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। अब लोएस्ट जैसे 2 हो गया और क्या हो रहा है एक ये 3 हो गया, है ना। आई थिंक मैंने कुछ गलत किया है क्या, ठीक है 2 हो गया, ठीक है। ये जो कॉमन है वो लिखेंगे 2, ठीक है, फिर एक 3 कॉमन आ रहा है, जो रिमेनिंग पार्ट बचा है उसको भी हम लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 2 और 3 का मल्टीप्लाई करूंगा मैं, कितना हो गया 6, और ये भी मल्टीप्लाई करूंगा तो 6, तो ये हो गया 36। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। हाँ, लेकिन एक चीज समझते हैं, अगर मैं एक हिंट के थ्रू मैं समझाना चाहूँ तो ये जो 18 है, 18 क्या है ग्रेटर देन 12, ग्रेटर देन है 12 से। तो इसको हमेशा ये याद रखना है, अगर एलसीएम हमें निकालना है तो 18 दिया गया है तो 18 की मल्टीपल्स पढ़िए, या मैं टेबल बोलूँ 18 बन जा 18, ठीक है। क्या 12 की टेबल में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो 18 मल्टीप्लाई 2, तो 18 2 जा 36। हाँ भाई 12 की टेबल में आ रहा है 36, तो इसका जो करेक्ट एलसीएम होगा वो कितना होगा 36, ठीक है। ये चीज़ समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। इसमें सिंपल बोला गया है कि मैथमेटिकल कम्युनिकेशन देखना है। तो मैथमेटिकल कम्युनिकेशन में देखें पहला जैसे मैं नीचे जो ऑप्शन देखता हूँ साइलेंट रीडिंग, देखो भाई रीडिंग का इसमें काम ही नहीं है मैथ्स में कि सिर्फ रीडिंग ना हो, ओनली पहली बार तो ओनली आ गया तो ये तो वैसे ही कैंसिलाइज करना है, ठीक है, कैंसिलाइज करना है। फिर क्या दिया गया है कि मैथ्स को सिर्फ पनिशमेंट से सिखा सकते हैं, क्या नहीं, वैसे पनिशमेंट क्यों देना भाई बच्चों को, है ना, इतने छोटे छोटे। और छोड़ो, डिक्टेशन नहीं, डिक्टेशन भी नहीं, सिर्फ करेक्ट आंसर क्या होगा ग्रुप डिस्कशन। जितने ज्यादा ग्रुप डिस्कशन होगा बच्चों के माइंड में ये चीजें समझ आएंगी कि कहाँ कौन सा पॉइंट रखना है हमें, और क्यों स्क्वायर का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने ये 2 का स्क्वायर रख दिया तो काफी बच्चे तो ये स्क्वायर को ना क्या लिख देते हैं 2 2 लिख देते हैं, तो 22 बन गया, है ना। तो उनको चीजों को समझना है कि स्क्वायर, तो इसलिए ग्रुप डिस्कशन बहुत जरूरी है। तो करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला गया विच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड मैथमेटिक्स टीचर। एक अच्छे गणितज्ञ टीचर को क्या भाई क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, इस चीज को समझते हैं। जैसे फर्स्ट दिया है स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, ओनली, ओनली वाला वर्ड तो हमें पहले कैंसलाइज करना है, जस्ट हम स्टार्टिंग में ही समझ गए, ठीक है। फिर क्या दिया गया इनकरेजिंग रीजनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, हाँ बिल्कुल सही है, थोड़ा सा इनकरेज करें उनको कि हाँ चीज़ों को समझने के लिए कि बेटा ये इस तरीके से हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग बैठा लें उनके बीच में, ठीक है, ये सही हो रहा है ऑप्शन। और देखते हैं गिविंग मैक्सिमम होमवर्क, ज़्यादा से ज़्यादा होमवर्क नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा होमवर्क मतलब कि एक तरीके से वर्डन डाल रहे हैं आप, है ना। तो मैंने स्टार्टिंग में पॉइंट बोला कि बच्चे की फीवर की बात करना है, बच्चों को तो वैसे ही होमवर्क बहुत कम पसंद है ना। तो इसलिए बच्चे की फीवर की बात नहीं है इसमें, ज़्यादा से ज़्यादा होमवर्क नहीं चाहते हैं बच्चे, और वैसे भी मैं भी चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा होमवर्क देना भी नहीं चाहिए बच्चों को सॉरी, क्योंकि ज़्यादा होमवर्क देने से क्या होता है कि बच्चों को एक तरीके से लोड बहुत ज़्यादा पड़ता है, इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए बच्चों के ऊपर, है ना। जितना फ्री माइंड में वो पढ़ेंगे ना उतना ज़्यादा अच्छा सीखेंगे, ठीक है। फिर एक ऑप्शन दिया गया है कंप्लीटिंग सिलेबस क्विकली, नहीं, जल्दी जल्दी सिलेबस करने से फ़ायदा क्या है, फिर पूरे साल भर क्या करेंगे बच्चे, है ना, पूरे होल ईयर में क्या करेंगे। तो मेरे हिसाब से पॉइंट बाई पॉइंट जितना बच्चों को समझ आए उतना उतना पढ़ाना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका बी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 में दिया है द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेमेडाइल टीचिंग इज, पनिश नहीं,
पनिश तो करना ही नहीं, बच्चे की फीवर की बात नहीं है। हाँ, इंक्रीज सिलेबस, नहीं भाई सिलेबस बढ़ा रहे हैं, बच्चों को फिर बुरा लग रहा है, नहीं भैया ये भी कैंसिल है। कंडक्ट टेस्ट, टेस्ट से तो वैसे भी बच्चे भागते हैं, ठीक है। आज भी मैंने टेस्ट रखने का बोला था, लेकिन बच्चे नहीं सर आज संडे है तो आज छुट्टी रखी है ना, तो टेस्ट से तो वैसे ही बच्चे भागते हैं, ठीक है। तो देखेंगे फिर जो बी ऑप्शन है उसको देखते हैं, रिमूव लर्निंग डिफिकल्टीज। हाँ, जो उनके पढ़ने में जो डिफिकल्टीज आ रही उनको रिमूव करना चाहिए, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ये बहुत सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, एन एरर कमिटेड रिपीटेडली बाय मैनी स्टूडेंट इंडिकेट्स, क्या केयरलेसनेस, कॉन्सेप्चुअल मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। लेजीनेस बिल्कुल नहीं, लैक ऑफ होमवर्क नहीं, कम से कम भी नहीं। देखो सबसे ज़्यादा जो है बी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, मीन। मीन का एक मीन समझिए, मीन को ही हम क्या बोलते हैं, एवरेज। क्या बोलते हैं, एवरेज। तो एवरेज निकालते क्या है, सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल या नंबर ऑफ, है ना, नंबर। तो जैसे ये दिया गया 10 + 12 + 14 + 16 + 18, ठीक है। तो ये टोटल कितना होगा, 5 से डिवाइड करना है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में वैसे है तो कुछ नहीं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि देख लिया ये 10 + 12 22 22 और फिर 14, ऐसे नहीं करिए। देखो इसको पहले ना यूनिट डिजिट बहुत ज़रूरी है, यूनिट डिजिट इस मैथ्स में बहुत ज़रूरी है, तो यूनिट डिजिट को समझिए। तो मैंने देखा कि 2 और अगर 8 को मैं ऐड कर दूं तो 10 हो रहा है, और 10 और 10 पहले से ही है तो ये हो गया 30, ठीक है। ऐसे ही 14 और +16 इनको ऐड किया तो ये हो गया 30, ठीक है। दैट मीन्स डिवाइडेड बाई 5, तो क्या हो गया 70/5। इसका मैंने डिवाइड कर दिया तो करेक्ट आंसर क्या हो गया 14। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आई होप आपको समझ आया हो, ठीक है। ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए, है ना। ये मैंने ऐसा वीडियो इसलिए निकाला कि मेरे साथ में बहुत सारे कलीग्स हैं, तो उनको थोड़ा सा मैथ्स में प्रॉब्लम होती थी। तो सीटेट में इतना टफ नहीं आता है मैथ्स, है ना। सिर्फ आप अपने आप को मोटिवेट करते रहिए, और सीटेट ऐसा नहीं है सब क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, है ना। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।